जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो हमारा जो जनरल टॉपिक डिस्कशन का हमने वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें दूसरा वीडियो है और आज डिस्कस करेंगे जो करंट आपका रशिया और यूक्रेन का जो विवाद चल रहा है उसका मुख्य कारण क्या है और नाटो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इसका क्या रोल है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखो, सबसे पहले हिस्टोरिकल समझ लेते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लेते हैं क्या इसका जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है कि आपका कहाँ से ये शुरू हुआ है। सबसे पहले आपका जो आता है नाम आता है यूएसएसआर का। ठीक है, यूएसएसआर आपका एक जो सोवियत संघ जिसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है आपका यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो इसका सबसे पहले 1922 में जो है यहाँ पे इसका निर्माण हुआ था, सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। लेनिन एक बहुत यहाँ के नेता थे जिन्होंने इसका 1922 में सोवियत संघ का ढांचा रखा था। इसमें आपके लगभग जो है 15 देश आते हैं इस सोवियत संघ में, जो मैंने नाम आपको यहाँ पे दिए हुए। ये जो 15 कंट्रीज़ हैं ये आपके सोवियत संघ का हिस्सा है। इसमें से रशिया भी आपका हिस्सा है और रशिया जो है अभी करंट का जो है आपका जो मैप है वो है रशिया, जो आपका लगभग ये वाला पार्ट जो है ये आपका रशिया का आता है। इसी में ही आपका यूक्रेन भी आता है, ये वाला पार्ट आपका यूक्रेन का आता है। ठीक है, तो ये बात हो गई यूएसएसआर की। उसके बाद जब वहाँ की जो सरकारें थी, लेनिन के बाद जो कम्युनिस्ट और सरकारें आई, उनमें जो इस टाइप का कुछ बात होती है कि सोवियत संघ जो अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया भूखंड बन जाता है और जोग्राफिकली लैंग्वेज से काफ़ी डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज से रिलेटेड वहाँ पे पॉपुलेशन थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसको जो है हमको ब्रेक करना चाहिए और कुछ कंट्रीज़ का भी इसमें सपोर्ट था। तो 1900 आपका 91 में यूक्रेन जो है यूएसएसआर से अलग हो जाता है। ठीक है, सो बाकी सारी कंट्रीज़ भी आपको ये अब आपको पता होगा ये सारी जो है इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, लेकिन 1991 में आपका यूक्रेन अलग होके आपका जो है इस तरीके से सेपरेट एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाती है। ठीक है, 1991 में ये यूक्रेन का निर्माण हो जाता है। अब 1991 से 2014 तक सब कुछ सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी और अपना काम कर रही थी, सब कुछ सही तरह से था। 2014 में जो यहाँ के राष्ट्रपति थे वो राष्ट्रपति क्या थे, रूसी समर्थक थे, क्योंकि पड़ोसी देश रूसी है, रशिया है और यूक्रेन रशिया से अलग होकर बना है। तो काफ़ी जो पॉपुलेशन है यहाँ पे 30% के आसपास की पॉपुलेशन जो है अभी भी रूसी बोलने वाले लोग हैं। तो जो प्रभाव रहता है रशिया का गवर्नमेंट का यहाँ की गवर्नमेंट में प्रभाव रहता है। और 2014 में जो राष्ट्रपति थे वो डायरेक्ट आपके जो है रशिया के सपोर्टर थे, रशिया का समर्थक करते थे, रशिया की बातों को मानते थे। तो उस वक्त वहाँ की जो जनता थी, यूक्रेन की जनता, वो चाहती थी कि वो अपने आप को ईयू में शामिल कर लें। ईयू एक आपका एक और यूरोपियन यूनियन है, यूरोपीय संघ, जो आपका ये वाला एरिया है जिसमें आपके इटली, जर्मनी, ये जो स्वीडन, ये सारे जो देश हैं वो आते हैं। यूक्रेन भी चाहता था कि वो ईयू में चला जाए। ये बात वहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो नहीं चाहते थे, क्योंकि रशिया के समर्थक थे और रशिया ये नहीं चाहता था कि ईयू जो है यूक्रेन जो है ईयू में शामिल हो। उसका कारण सबसे बड़ा क्या था? उसका कारण सबसे बड़ा ये था कि जो यूक्रेन है वो रशिया के लिए एक बहुत बेहतरीन इकोनॉमिक एसेट था, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्लैक सी से जो कनेक्शन था, ब्लैक सी से और आपका जो यहाँ पे ये अजान सागर है, इससे जो कनेक्शन था यहाँ पे आपको डायरेक्ट आपका जो भी सप्लाई चेन जो भी आपकी थी रशिया की वो यहाँ से मेंटेन होती थी। तो यूक्रेन एक तरीके से इकोनॉमिक एसेट था रशिया के लिए। लेकिन अगर वो ईयू में शामिल हो जाता है तो ईयू से उसका जो व्यापार और वो सब बढ़ने लग जाएगा, तो उससे रशिया को नुकसान हो सकता था। तो रशिया ने इस बात को ऑब्जेक्शन किया और जब इस ऑब्जेक्शन को वहाँ की जनता ने नहीं माना तो रशिया ने 2014 में आपका इस पर जो है हमला बोल दिया और आपका क्या किया कि इन्होंने ये जो एरिया था इंडिपेंडेंट एरिया, इसको बोलते हैं क्रीमिया, ये क्रीमिया का एरिया था, यहाँ पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है, रशिया ने यहाँ से हमला करके, क्योंकि ये रशिया की बॉर्डर लगती थी, हमला करके क्रीमिया पे कब्जा कर लिया। क्रीमिया का अपना एक इतिहास रहा है, कभी अगर आगे इस पर डिस्कस करेंगे। तो क्रीमिया पे कब्जा कर लिया। अब क्रीमिया पे कब्जा करने से क्या हुआ, इनको जो यहाँ पे एक तो एक्सेस मिल गया डायरेक्ट यूक्रेन पे, और एक यहाँ पे आपका ब्लैक सी से भी डायरेक्ट इनको एक्सेस मिल गया। अब रशिया ने एक तरीके से कब्जा कर लिया, तो युद्ध हुआ, थोड़ी बहुत वहाँ पे जो है युद्ध जैसी स्थिति बनी। तो उसके लिए 2017 में एक्चुअली एक एग्रीमेंट होता है रशिया के और यूक्रेन के बीच में, जिसको बोलते हैं आपका मिन्स्क एग्रीमेंट। ठीक है, ये आपका 2016 में एग्रीमेंट होता है, 2016 में एग्रीमेंट होता है मिन्स्क एग्रीमेंट। उसमें ये कहा जाता है कि ठीक है, हमारा जो क्रीमिया पे हमने कब्जा कर लिया है, कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है अब हम युद्ध नहीं करेंगे, आप अपनी गवर्नमेंट चलाइए और हम अपनी गवर्नमेंट चलाएंगे। और
उस वक्त जो ईयू में जाने वाला मुद्दा था वो शांत हो गया, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे इलेक्शन हुए और जो गवर्नमेंट आनी थी नेक्स्ट, जो गवर्नमेंट अभी करंट गवर्नमेंट है वहाँ पे, उन्होंने अपनी जो इलेक्शन था उसकी जो मैनिफेस्टो में ये बात रख दी कि हम आपका जो ईयू में शामिल होने की शर्त है उसको मानते हैं और हम अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो हम ईयू में शामिल हो जाएंगे। तो वो सत्ता में आ गई गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ की जनता यही चाहती थी। अब 2017 में क्या होता है कि 2017 में आपने यूक्रेन ने जो राष्ट्रपति आए उन्होंने ईयू के साथ ये शर्त तो रख दी कि हम नाटो में शामिल होना चाहते हैं। यहाँ से आपका जो मेन जो झगड़ा शुरू हुआ, ईयू तक तो इतना बड़ा झगड़ा नहीं था, लेकिन नाटो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है जो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूँगा। पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। नाटो जो है आपका है नेशनल एटलांटिक आपका जो है ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें आपके लगभग जो हैं 30 कंट्रीज़ हैं, और ये 30 कंट्रीज़ बहुत ही इसमें जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं आपकी, जैसे कि यूएस आपका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब आपकी जो है इसमें शामिल है। तो ये नेशनल एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये अपने आप में आप मान सकते हो यूनियन जैसा आपका यूएनओ है उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पे क्या होता है कि आपका बाकायदा इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है और इसके कुछ रूल्स बुक हैं। इसके अंदर है आपके कितने जो कंट्रीज़ हैं, 30 कंट्रीज़ हैं, और ये आपके जो है इसमें से यूएस, फ्रांस, ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, बहुत शक्तिशाली कंट्रीज़ हैं जो नाटो का हिस्सा हैं। अब नाटो का एक रूल है सिंपल सा, वो ये है कि नाटो में अगर कोई भी देश शामिल हो जाता है और अगर उस देश से आप, वो चाहे कोई भी देश हो, उससे कोई भी देश अगर युद्ध करता है या युद्ध करने की कोशिश करता है, तो नाटो के 30 के 30 देश उससे युद्ध करने पहुंच जाते हैं, यानी कि मिलकर उस पर युद्ध करते हैं। तो ये नाटो का रूल है। और यही प्रॉब्लम रशिया के साथ सबसे बड़ी हो रही थी कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो नाटो की जो सेना है वो यूक्रेन में शामिल हो जाएगी, क्योंकि उनका युद्धाभ्यास होगा। दोनों जो यूक्रेन में, नाटो की सेना यूक्रेन में आ सकती है, यूक्रेन की सेना जो है एक्सचेंज होगी। तो यहाँ पे क्या होगी, इस बॉर्डर पे आपकी नाटो की सेना आ जाएगी, और नाटो मतलब आपकी यूएस की सेना आ जाएगी। और यूएस की सेना आ गई तो रशिया और यूएस का तो वैसे ही जो है कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा चलता है। तो वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गई रशिया को कि अब तो वहाँ पे उस पॉइंट पे उनको अपनी अस्तित्व की बात आ गई कि ऐसे अगर हुआ तो यूएस तो फिर यहाँ से कभी भी हमला कर देगा रशिया पे, तो फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो फिर रशिया ने प्लान बनाया कि ये तो हम नहीं होने देंगे, और उन्होंने इसके अगेंस्ट यूक्रेन गवर्नमेंट को कई बार बोला कि आप नाटो में शामिल मत हो, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट चलता है और वहाँ से आपका जो है ये युद्ध आपका शुरू हुआ। तो वहाँ से युद्ध की नींव पड़ गई थी जब से यूक्रेन ने नाटो में जाने की बात कही, ठीक है। तो ये बात तो हो गई आपकी इसकी। अब मैं आपको जो कोई एक चीज़ बताता हूँ, वो बताता हूँ कि आप ये कई बार सोचते होंगे कि यूएनओ है, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएनओ की स्थापना की गई थी, और यूएनओ का काम ही ये था कि युद्ध ना हो, पीस की स्थापना जो है वो यूएनओ का मेन काम है, ठीक है। तो यूएनओ इसमें क्यों नहीं दखल दे रहा है? यूएनओ में क्या है, यूएनओ का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो आर्टिकल 7 ये कहता है कि कोई भी देश किसी देश पे युद्ध नहीं कर सकता, ठीक है। ये क्लियरली आर्टिकल में लिखा हुआ है। अगर कंडीशन ये है कि अगर कोई देश, उसमें से कोई छोटा राज्य या कोई छोटा कुछ प्रदेश अलग अपना एक अस्तित्व चाहते हैं, कि अलग अपना देश बनाना चाहते हैं, उस केस में अगर वो किसी नेबर कंट्री से मदद मांगते हैं तो वो आपका सैन्य ऑपरेशन, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है उसको आज़ाद कराने के लिए। ये कंडीशन जो है यूएस ने अपना ऐड करवाई थी, और यूएस ने इस कंडीशन का यूज़ करके काफ़ी जो है, आपने देखा होगा यूएसए ने अफगानिस्तान में सेम चीज़ की थी, सेम टाइप का इन्वेजन करके मिलिट्री ऑपरेशन नाम दिया था, लेकिन क्या था, वो युद्ध था। लीबिया में सेम किया, सीरिया में सेम किया, इस तरीके ईरान में सेम किया। तो यूएस ये कर चुका था, रशिया ने इसी का फ़ायदा उठाया। और रशिया ने क्या किया कि जब इस तरीके की जब बात शुरू हुई तो रशिया ने आपको जो है कुछ जो कंट्रीज, कुछ जो एरिया थे जहाँ पे अभी भी रूसी भाषी लोग ज़्यादा थे, स्पेशली आपका ये वाला जो एरिया था, ये वाले एरिया में रूसी भाषी लोग ज़्यादा थे। लगभग आपके 90% जो हैं इस एरिया में जो है रूसी भाषा बोलते हैं, वो वाले लोग हैं। तो इस एरिया को बोलते हैं वैसे डोमनास्क रीजन बोलते हैं इसको, ये होता है आपका डोमनास्क रीजन होता है। ये क्या किया, इसको जो है यहाँ पर आपका जो है इसको रुद्र अपने सेना को भेजने लग गया, और यहाँ पर कुछ विद्रोही थे जो रशिया में शामिल होना चाहते थे, उनको अपना जो है ये पहुंचा के, औजार वगैरह पहुंचा के, सारे टैंक वगैरह ये सब दे के उनको किया कि आप जो है अपनी आज़ादी की लड़ाई यहाँ पे लड़ो। तो
और सेना को भी यहाँ पे भेज दिया। अब आप ये देखो कि यहाँ पे क्रीमिया पे तो ऑलरेडी कब्जा है ही सही, बेलारूस जो है रूस समर्थक गवर्नमेंट है यहाँ पे रूस का आपकी सेना है, तो यहाँ पे भी आपकी रूस की सेना जो है पहुंच गई। तो यूक्रेन को चारों तरफ से घेरने का प्लान जो है शुरू कर दिया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्लान की नींव कहाँ पड़ी थी। आपको एक बात यहाँ पे बताता हूँ मैं कि आपका जो चाइना है वो रूस का काफ़ी अच्छा मित्र है, और अभी रिसेंटली जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे चाइना में, उसमें पुतिन साहब को बुलाया गया था कैसे, एज ए चीफ गेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको पुतिन साहब को कैसे बुलाया गया था, एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया था। तो आप यहाँ पे देखना, यही एक वो था जहाँ से इस पूरे युद्ध की नींव डल चुकी थी। चाहे यूएस इनकी इंटेलिजेंस वगैरह कुछ भी कहे, रशिया ने बहुत ही यहाँ पे इंटेलिजेंट काम किया था। और क्या किया था कि 20 तारीख को जो है आपके पुतिन आए थे बीजिंग, जो आपका बीजिंग में आए थे, आपके विंटर ओलंपिक्स की ओलंपिक्स का जो शुरुआत हुई थी वहाँ से। तो इन्होंने क्या किया था कि 20 तारीख को बीजिंग आपका 20 फरवरी को आपका ख़त्म हो गया था विंटर ओलंपिक्स। तो चाइना ने ये बोला कि आप ओलंपिक्स ख़त्म हो जाने दें, उससे पहले आप युद्ध ना करें। ठीक है, जब यहाँ पर गए थे पुतिन साहब, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहाँ पे जाके स्टेटमेंट दे दिया कि ताइवान जो है चाइना का ही पार्ट है। आपको पता होगा कि चाइना ताइवान का सेम कॉन्फ्लिक्ट है जो आपका यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है, सेम कॉन्फ्लिक्ट है। वहाँ पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया, उससे पॉलिटिकली ये प्रूव हो गया कि चाइना जो है सपोर्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने ताइवान के टॉपिक को सपोर्ट कर दिया, तो चाइना भी यूक्रेन के टॉपिक को सपोर्ट करेगा। उसके बाद आपको क्या होता है, 21 तारीख को जो डोनेट्स्क रीजन मैंने आपको बताया, डोनेट्स्क रीजन को क्या कर दिया इन्होंने, स्वतंत्र राज्य होने का, स्वतंत्र देश होने का क्या दे दिया, अधिकार दे दिया, मतलब डिक्लेयर कर दिया कि ये जो है क्या है, आपके स्वतंत्र देश हैं। अब मैंने आपको बताया था कि यूएन में एज पर आर्टिकल 7 अगर कोई भी छोटा राज्य या टुकड़ा, एक भूखंड बड़े राज्य से अलग होना चाहता है, और अगर उसको अलग नहीं होने दिया जा रहा है, तो वो अपने नेबर कंट्री से हेल्प मांग सकता है। तो यहीं से उस युद्ध की नींव पड़ी। वो कैसे पड़ी, ये तो आपको बात चाइना का कनेक्शन समझ में आ गया होगा कि चाइना का इसमें क्या कनेक्शन रहा। उसके बाद आपको ध्यान होगा कि 23 फरवरी को इन्होंने क्या कर दिया, आक्रमणी कर दिया। ठीक है, आपको पता होगा कि जो सेना थी वो तो काफ़ी बॉर्डर पे ऑलरेडी आके आपके यहाँ पे लगी गई थी, काफ़ी बॉर्डर पे ऑलरेडी सेना थी जो आपकी बॉर्डर पे अवेलेबल थी। ये वाला क्रीमिया वाला पार्ट हो ही गया था, ये आपका हो गया डोनेट्स्क रीजन, और यहाँ पे आपकी बेलारूस में जो सेना अवेलेबल ही थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि 21 फरवरी को आपने घोषित कर दिया, किसको, आपने इसको घोषित कर दिया कि ये जो है आपका स्वतंत्र देश है, आपका डोनेट्स्क रीजन जो है ये स्वतंत्र देश है। ये स्वतंत्र देश जैसे ही हुआ, इन्होंने यहाँ पे कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी किसी को बना दिया, उन्होंने चिट्ठी लिख दी, एक लेटर लिख दिया, किसको, रशिया को, किसके लिए, हेल्प के लिए, कि हम जो अलग होना चाहते हैं लेकिन यूक्रेन हमको अलग नहीं होने दे रहा है, और हमको क्या कर रहा है कि हमको परेशान कर रहा है। तो यहाँ से रशिया ने इसको टॉपिक बना के 23 फरवरी को क्या बोला, हमला बोल दिया। और वो हमला क्या नाम दिया गया उसको, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। उसको युद्ध नहीं कहा कि हम युद्ध कर रहे हैं, उसको बोला कि हम क्या कर रहे हैं, आपका स्पेशली मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं। और यही नाम जो है आपका यूएस यूज़ करता था मोस्टली इन स्टेट में इन्वेड करने के लिए, जहाँ पे उसको इस तरह की एक्टिविटी करनी होती थी। तो रशिया ने भी वही चीज़ की जो यूएस करता आया था, और उसका यूज़ लेके उन्होंने यहाँ पे सेना भेज दी, और आपका युद्ध जो है शुरू हो गया। अब अगर आपसे मैं बात करूं कि अगर यूक्रेन और रशिया की एज पर द देखा जाए कि जो सैन्य ताकत है, अगर उसको कंपेयर किया जाए, तो उसमें जो है आपका रशिया काफ़ी आगे निकल जाता है, यूक्रेन बहुत पीछे है। ठीक है, अभी करंट आप जो युद्ध का माहौल चल रहा है उसमें देख भी रहे होंगे कि यूक्रेन रजिस्ट कर रहा है, लेकिन ज़्यादा दिन तक रजिस्ट नहीं कर पाएगा, काफ़ी सारे जो इलाके हैं वो हो जाएगा। और रशिया के पास एक ऑप्शन भी है, क्योंकि उनके पास 3 तरफ से युद्ध करने का जो है ऑप्शन है। ये आपका रीजन जो डोनेट्स्क रीजन बन जाता है, यहाँ से भी युद्ध कर सकता है। बेलारूस में रशिया समर्थक गवर्नमेंट है, तो यहाँ से भी वो युद्ध कर सकता है। तो ये आप मान के चलो कि आगे ना पीछे यूक्रेन जो है तबाह हो जाएगा। लेकिन इसमें बस प्रॉब्लम क्या है, अगर आप देखो तो सबसे बड़ी जो दिक्कत थी, यूक्रेन की कुछ भी गलती नहीं थी। यूक्रेन की इतनी सी गलती थी कि नाटो को उसने चूज़ किया, और नाटो चाहता था, क्योंकि यूएस चाहता था कि वो रशिया से जो है बॉर्डर पे आके खड़ा हो जाए। तो नाटो का यहाँ पे मेन रोल रहा है कि अगर यूएस यूक्रेन आज भी अगर ये बोल देता है कि ठीक है हम नाटो के सदस्य नहीं बन सकते हैं, तो फिर रशिया शायद युद्ध को यहीं पे समाप्त कर सकता है। अब बात करते हैं ओवरऑल युद्ध की। तो युद्ध में तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें तो मेरा जो कंक्लूजन है, मेरा टेक तो यही है कि यूक्रेन को ये बात समझना चाहिए कि कोई भी देश ये कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका जो कॉन्फ्लिक्ट देश है वो उसके बॉर्डर पे आके खड़ा हो जाए। यहाँ पे अगर आपने हालांकि नाटो की सेना लगा दी, तो रशिया कैसे उस बात को मान लेगा
क्योंकि रशिया के तो अपने देश के अस्तित्व की ही बात आ जाएगी। ये अलग बात है कि रशिया में खुद इस युद्ध का काफ़ी लेवल पे विरोध हो रहा है गवर्नमेंट जो पॉपुलेशन द्वारा, लेकिन ये एक व्यवहारिक सी बात है कि कोई भी देश ये कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा देश जिससे उसका एक टॉप लेवल कॉन्फ्लिक्ट रहता है वो आपका यहाँ पे आके अपनी सेना खड़ी कर दे। इसलिए ही रशिया ने जो ये एक्सट्रीम स्टेप लिया है और यूक्रेन पे हमला बोल दिया है। ठीक है, अब जहाँ तक कि यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन को ये बात समझनी चाहिए कि देखो युद्ध में नुकसान तो सबसे ज़्यादा जो होगा दोनों देशों का होगा, लेकिन नुकसान सबसे ज़्यादा किसका होगा? यूक्रेन का ही होगा, क्योंकि यूक्रेन के पास इतनी जो है मिलिट्री ऑपरेशंस भी नहीं है कि वो उसको जो है रेजिस्ट कर सके ज़्यादा दिनों तक। और जहाँ तक कि एक जो बात और आती है जो आपसे शेयर कर लेता हूँ, सैंक्शंस की बात आती है कि यूएस ने, जर्मनी ने इतने सारे सैंक्शंस लगा दिए रशिया पे, फिर भी रशिया युद्ध नहीं रोक रहा है। तो आपको मैं एक बार बता दूँ, तो बात कंफर्म है कि रशिया ने जब ये प्लान किया होगा ये युद्ध, तो इस बात को ध्यान में रखा ही होगा कि ये सैंक्शंस में लगने वाले हैं। तो इस बात को फैक्टर इन किया है रशिया ने कि जो भी सैंक्शन लगेंगे उससे जो भी इकोनॉमिकल लॉस होगा उस इकोनॉमिकल लॉस को फैक्टर इन करके ही उन्होंने युद्ध प्लान किया होगा। और ये सैंक्शन क्या है? सैंक्शन एक टेम्प्रेरी मेजर हो सकता है। सैंक्शन आप किस पे लगाओगे? यूरोप का जो आपका 40% की आपकी जो फॉसिल फ्यूल की सप्लाई है, आपकी एनर्जी की जो सप्लाई है, वो आपकी आती है कहाँ से? रशिया से आती है। तो आप रशिया पे सैंक्शन लगा दोगे तो यूरोप को चलाओगे कैसे? तो ये सब अभी क्या है, एक तरीके का प्रेशर टैक्टिक्स हैं अदर कंट्रीज़ द्वारा, लेकिन लॉन्ग टाइम में ये चीज़ होगा नहीं। और एक बार यूक्रेन को अपना हथियार डालने ही पड़ेंगे फाइनली, और जो है रशिया चाहेगा कि यहाँ पे जो है उसकी समर्थित सरकार आ जाए ताकि वो नाटो और ईयू में जाने की कोशिश ना करे, और फिर सब कुछ यूक्रेन में जो है नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ये कितने दिन लगेंगे इसको, ये डिपेंड करता है कि यूक्रेन कब तक रेजिस्ट करता है और किस लेवल पे आके बात आपकी जो है ख़त्म होती है, जो भी है। ठीक है, तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैंने कोशिश करी आसान शब्दों में आपको चीज़ समझाने की। तो इस तरीके के जो जनरल टॉपिक रहेंगे, जैसे आपको पता होगा ये हमारा टॉपिक नंबर 2 है। एक मैंने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पे भी आपको समझाने की कोशिश की थी। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो। ये विवाद का मैं जो कारण था, मुझे जो समझ में आया, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो इस वीडियो फिलहाल इतना ही। किसी और जनरल टॉपिक पे फिर से कोई वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।